एएसआई जाहिद महमूद सुबह के तकरीबन 7 बजे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आज जीटी रोड जेहलम के बिल्कुल ऊपर वाक़े पुलिस चौकी यानी पुलिस स्टेशन काला गुजरान में पोस्ट था। अगरचे जाहिद महमूद को पुलिस में भर्ती हुए काफी साल हो चुके थे, मगर 2 महीने पहले ही इसकी एएसआई के ओहदे पर तरक्की हुई थी और इस तरक्की के साथ ही वो अपनी पुलिस सर्विस के दौरान पहली दफा किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज भी मुकर्रर हुआ था। जाहिद ने जो भी घर से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाइकिल को किक लगाकर स्टार्ट किया तो इसी वक्त इसकी 30 साला छोटी बहन बिल्कीस खानम अपने गिर्द चादर लपेटे एकदम घर के अंदर से दौड़ती हुई बाहर आई और एक जंप लगाकर अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गए। बिल्कीस, भाई जाते हुए रास्ते में मुझे भी मेरे स्कूल उतार दें, आज फिर मेरी स्कूल वैन मिस हो गई है। जाहिद, एक तो मैं हर रोज तुम्हें लिफ्ट दे देकर तंग आ गया हो, तुम टाइम पर तैयार क्यों नहीं होती? बिल्कीस, भाई मैं कोशिश तो करती हूँ मगर सुबह आंखें नहीं खुलती, प्लीज मुझे स्कूल उतार दो ना मेरे अच्छे भाई, वरना मुझे बहुत देर हो जाएगी और मेरे स्कूल का प्रिंसिपल मुझ पर गुस्सा होगा। बिल्कीस ने पीछे से अपने भाई के कंधे पर अपना हाथ रखा और इल्तिजा भरे लहजे में भाई से कहा। जाहिद को खुद अपने थाने पहुंचने में देर हो रही थी, मगर फिर भी इसने पहले अपनी बहन को इसके स्कूल ड्रॉप करना ही पड़ा और यूं जाहिद अपनी बहन को लेकर सिविल लाइंस पर वाक़िया हैप्पी होम स्कूल के दरवाजे पर आन पहुंचा। जो ही जाहिद बिल्कीस को लेकर इस स्कूल के सामने रुका तो इसके साथ ही एक स्कूल वैन आकर खड़ी हुई, जिसमें से स्कूल के बच्चे और 2 टीचर्स उतरकर बाहर आए। इन टीचर्स में से एक टीचर ने बिल्कीस की तरह अपने गिर्द चादर लपेटी हुई थी, जबकि दूसरी टीचर ने बुर्का पहना हुआ था। मुंह पर बुर्के के नकाब की वजह से इस टीचर की सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं, जबकि इसका बाकी का चेहरा छुपा हुआ था। इन दोनों टीचर्स ने बिल्कीस को अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे देखा तो इन्होंने दोनों बहन भाई के पास से गुजरते हुए बिल्कीस को सलाम किया। बिल्कीस अपने भाई की मोटरसाइकिल से उतरी और जाहिद का शुक्रिया अदा करती हुई इन बच्चों और दोनों साथी टीचर्स के साथ स्कूल के गेट के अंदर चली गई। जाहिद भी अपनी बहन को स्कूल उतार कर पुलिस चौकी आया और अपने रूटीन के काम में मसरूफ हो गया। इसी दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। जुलाई के महीने होने की वजह से एक तो गर्मी अपने जोबन पर थी और दूसरा बिजली की लोड शेडिंग ने सब लोगों की मत मार रखी थी। इस गर्मी की शिद्दत से निढाल होकर जाहिद पुलिस चौकी में बने हुए अपने दफ्तर में आन बैठा। आज थाने में इसको कोई खास मसरूफियात नहीं थी, इसलिए बैठा बैठा जाहिद महमूद अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोचने लगा। अपनी सोचों में ही डूबे हुए जाहिद महमूद अपनी पिछली जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गया जब कुछ साल पहले वो अपना एफए का रिजल्ट सुनकर खुशी खुशी अपने घर वाक़े मशीन मोहल्ला नंबर 1 जेहलम में दाखिल हुआ था। जो ही जाहिद अपने घर के दरवाजे को खोलकर घर में दाखिल हुआ तो घर के सहन में अपनी अम्मी और दूसरे भाई और बहनों को जारो कतार रोता देखकर जाहिद बहुत परेशान हो गया और वो दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास पहुंचा। जाहिद, अम्मी खैरियत तो है ना? आप सब ऐसे क्यों रो रहे हैं? अम्मी, बेटा गजब हो गया, अभी अभी खबर आई है कि तुम्हारे अब्बू एक पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए हैं। जाहिद के अब्बू करीम साहब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और वो भी अपने घर के वाहिद कमाने वाले भी थे। बाकी घर वालों की तरह जाहिद पर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी और इसकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। कुछ देर बाद थाने वाले इसके अब्बू की लाश को एम्बुलेंस में लेकर आए और फिर सब घर वालों के आंसू के साए में करीम साहब को दफना दिया गया।
چونکہ زاہد کے ابو نے اس پولیس مقابلے میں کرمنلز کے ساتھ جوان مار دی تھی کیونکہ زاہد کے ابو نے اس پولیس مقابلے میں کرمنلز کے ساتھ جواں مردی سے مقابلہ کیا تھا، اس لیے پولیس ڈپارٹمنٹ نے ان کی اس بہادری کی قدر کرتے ہوئے ان کے بیٹے زاہد کو پولیس میں کانسٹیبل بھرتی کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے اور کسی انسان کا ستارہ دوسرے کی نسبت اچھا ہوتا ہے۔ لگتا تھا کہ کچھ ایسے ہی بات زاہد کے ابو کریم صاحب کی بھی تھی، کیونکہ گھر کے واحد کمانے والے ہونے کے باوجود اپنے جیتے جی کریم صاحب اپنے 5 بچوں اور ایک بیوی کا خرچہ بہت اچھا نہ سہی مگر پھر بھی کافی لوگوں سے بہتر چلا رہے تھے۔ لیکن اب ان کی وفات کے بعد جب گھر کا سارا بوجھ زاہد پر آن پڑا تو زاہد کے لیے اپنے گھر کا خرچہ چلانا مشکل ہونے لگا۔ زاہد چونکہ نیا پولیس میں بھرتی ہوا تھا، اس لیے شروع کا کچھ عرصہ وہ رشوت کو حرام سمجھ کر اپنی پولیس کی سیلری میں گزارا کرنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ زاہد نے جب محسوس کیا کہ پولیس کی نوکری میں اس کے لیے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے تو زاہد نے اپنے ایک دوست کے مشورے سے اپنی ڈیوٹی کے بعد فارغ ٹائم میں چنگچی یعنی آٹو رکشہ چلانا شروع کر دیا۔ اسی دوران زاہد سے چھوٹی اس کی بہن بلقیس نے بھی اپنا FA کا امتحان پاس کر لیا اور اپنے بھائی کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر کے قریب ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب شروع کر دی۔ بلقیس دن میں اسکول کی جاب کرتی اور پھر شام کو گھر میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ دونوں بہن بھائی کی دن رات کی محنت رنگ لانے لگی اور اس طرح مہنگائی کے اس دور میں ان کے گھر والوں کا گزارا ہونے لگا۔ زاہد اور بلقیس جو کماتے وہ مہینے کے آخر میں لا کر اپنی امی کے ہاتھ میں دے دیتے۔ زاہد اور بلقیس کی امی رضیہ بی بی ایک سمجھدار عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بچیاں اور بچے اب جوان ہو رہے ہیں اور جلد ہی وہ شادی کے قابل ہونے والے ہیں، اس لیے رضیہ بی بی نے اپنے بچوں کی کمائی میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اپنے محلے کی عورتوں کے ساتھ مل کر کمیٹی ڈال لی تاکہ آہستہ آہستہ کر کے اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں تو وہ وقت آنے پر اپنے بچوں کی شادیاں کر سکے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور دن مہینوں اور پھر سال میں تبدیل ہونے لگے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ زاہد اور اس کی بہن بلقیس کو پتہ ہی نہ چلا۔ زاہد کو اپنی بہن بلقیس کا گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ مجبوری کے عالم میں اپنی بہن کے اس قدم کو قبول کر رہا تھا۔ زاہد کو امید تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی زمان جو کہ اب کالج میں میٹرک کے بعد کالج کے فرسٹ ایئر میں داخل ہوا تھا، وہ جلد ہی پڑھ کے اس کے ساتھ اپنے گھر کا بوجھ اٹھائے گا تو اپنی سب بہنوں کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کر دے گا۔ ادھر زاہد تو یہ سوچ رہا تھا مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ زاہد تو یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کا بھائی زمان بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک سیدھا سادہ لڑکا ہے، مگر اصل حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اصل میں زاہد کے برعکس زمان کا اٹھنا بیٹھنا کچھ غلط قسم کے دوستوں میں ہو گیا جنہوں نے اس کو نشے پر لگا دیا۔ چونکہ زاہد تو دن رات اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کمانے میں مصروف تھا، اس لیے ایک پولیس والا ہونے کے باوجود وہ یہ نہ دیکھ پایا کہ اس کا چھوٹا بھائی کس رستے پر چل نکلا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کے نشہ کرنے والی بات کا اس وقت پتہ چلا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن جب زاہد اپنی ڈیوٹی پر ہی تھا کہ اس کو یہ منحوس خبر ملی کہ اس کا چھوٹا بھائی زمان نشے کی وجہ سے انتقال کر گیا ہے۔ زاہد اور اس کی پوری فیملی کے لیے یہ قیامت خیز خبر تھی۔ وہ لوگ تو ابھی اپنے والد کی موت کا غم ہی نہیں بھولے تھے کہ یہ حادثہ ہو گیا۔ بھائی کی موت کا دکھ تو زاہد کو بہت ہوا، مگر پھر بھی جیسے تیسے کر کے زاہد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کچھ دن کے سوگ کے بعد وہ دوبارہ اپنی زندگی میں مشغول ہو گیا۔
जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पर चल पड़ी और इस तरह 2 साल मजीद गुजर गए। इस दौरान रजिया बीबी की ख्वाहिश थी कि जाहिद और बिल्किस की शादी हो जाए। इस मकसद के लिए रजिया ने मोहल्ले की एक रिश्ता करवाने वाली औरत से बात कर रखी थी, जिसने बिल्किस के लिए कुछ रिश्ते रजिया बीबी को दिखाए, मगर बिल्किस ने अपनी अम्मी को शादी से इनकार कर दिया। असल में बिल्किस चाहती थी कि इसकी शादी से पहले इसकी छोटी बहनों की शादी हो जाए। बिल्किस की अम्मी रजिया बीबी ने इसको समझाया कि बेटी, हमारे माशरे में बड़ी बेटी को घर में बिठा कर छोटी बहनों को नहीं ब्याया जाता, मगर बिल्किस अपनी जिद पर अड़ी रही और अपनी बहन बिल्किस की तरह जाहिद भी ये चाहता था कि इसकी अपनी शादी से पहले इसकी बहनों की शादी हो, तो इसके बाद ही वो अपना घर बसाएगा। वैसे भी वक्त के साथ साथ जाहिद को भी पुलिस का रंग चढ़ गया था और अब वो पहले के निस्बत ज़हनी तौर पर एक बदला हुआ इंसान था। अपनी पुलिस की नौकरी के दौरान जाहिद ना सिर्फ थोड़ी बहुत रिश्वत लेने लगा, बल्कि इसने चंद तवाफियों से अपने ताल्लुकात इस्तवार कर लिए थे, जिसकी वजह से इसकी जरूरतें गाहे बगाहे पूरी हो रही थीं। इसलिए इसे भी शादी की कोई जल्दी नहीं महसूस हो रही थी। आखिरकार जाहिद और बिल्किस की मां को इनकी जिद के आगे हार मानना पड़ी और इसने कुछ मुनासिब रिश्ते देखकर अपनी दोनों छोटी बहनों की शादियां कर दी। छोटी बहनों की शादी के बाद बिल्किस की अम्मी ने इसको शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया और फिर अगले साल जब बिल्किस की उम्र 27 साल हुई तो उसकी शादी भी कर दी गई। बिल्किस की शादी से फारिग होने के बाद रजिया बीबी ने अपने बेटे जाहिद को शादी करने का कहा। हालांकि जाहिद अब 29 साल का हो चुका था, मगर अब भी पहले की तरह इसका अभी भी वही जवाब था कि अम्मी, क्या जल्दी है। असल में बात ये थी कि अब जाहिद के दिलो दिमाग में ये सोच हावी हो गई थी कि जब रोज ताज़ा दूध बाहर से मिल जाता है तो घर में भैंस पालने की क्या जरूरत है। इसलिए वो हर दफा अपनी अम्मी की इसकी शादी की फरमाइश पर टाल मटोल कर देता था। इधर शादी के पहले कुछ महीने तो बिल्किस के साथ इसके शौहर और ससुराल वालों का रवैया अच्छा ही रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्किस के ससुराल वालों का लालचीपन सामने आने लगा और इन्होंने नए बहाने से हर दूसरे तीसरे महीने बिल्किस और इसके घर वालों से पैसों का मुतालबा करना शुरू कर दिया। अपना घर बचाने की खातिर पहले पहल तो बिल्किस अपने ससुराल वालों के ये मुतालबात किसी न किसी तरह पूरे करती रही और फिर जब रोज रोज की इस नई फरमाइश से तंग आकर बिल्किस ने इनकार करना शुरू किया तो बिल्किस की सास ने इसके शौहर से कहकर बिल्किस को पिटवाना शुरू कर दिया। बिल्किस हर महीने या दूसरे महीने अपनी अम्मी के घर आने लगी और फिर रोज रोज की लड़ाई का नतीजा ये निकला कि इसके शौहर ने एक दिन इसको तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए बिल्किस को इसकी अम्मी के घर भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। बिल्किस को तलाक मिलने पर कोई ज्यादा गम ना महसूस हुआ। इसकी एक वजह ये थी कि वो खुद भी रोज रोज की मार कुटाई से तंग आ चुकी थी। दूसरी वजह ये थी कि बिल्किस को शादी के 2 सालों में कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए इसको अपनी तलाक का ज्यादा गम नहीं हुआ, क्योंकि अगर औलाद हो जाती तो फिर तलाक के बाद इसके अपनी औलाद को अकेले पालना भी एक मसला होता। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियो से पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।